गुड इवनिंग, दिस इज कृष्णा और आप देख रहे हैं ब्रेन बॉक्स। सिक्स चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग चैप्टर का ये आज तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हम लोगों ने देख चुका है और ये लास्ट है। आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कि पावर शेयर करने के कितने तरीके हो सकते हैं। वैसे पावर शेयरिंग का तो दुनिया भर में बहुत सारे तरीके हैं, पर कुछ मेजर तरीके हैं जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पावर शेयरिंग का जो तरीके हैं वो तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे हैं, पर इसमें से हम लोग 3 को पढ़ेंगे कि किस तरह से पावर शेयर किया जाता है। तो फर्स्ट को हम लोग देखेंगे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों मिलकर के पावर शेयरिंग करते हैं। दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों मिलकर के पावर शेयरिंग करते हैं। और तीसरा है लैंग्वेज बेसिस पर, रिलीजन बेसिस पर, कल्चर बेसिस पर। तो ये लोग भी मिलकर के कुछ इस तरह से पावर शेयरिंग करते हैं। तो ये हम लोग तीनों आज पढ़ेंगे कि किस तरह से पावर शेयरिंग किया जाता है। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं और इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं, और इसका कोई खास नाम अभी तक मिला हुआ नहीं है। जिस तरह से आदमी के ऑर्गन्स होते हैं ना, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, पेट, किडनी, तो ये सब एक ह्यूमन बीइंग का ऑर्गन्स है। उसी तरह से गवर्नमेंट का भी ऑर्गन होता है, और गवर्नमेंट का ऑर्गन है 3: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स हैं। तीनों ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट हैं और तीनों को हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव को देख लेते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव होता क्या है। एग्जीक्यूटिव का शाब्दिक अर्थ होता है कार्यपालिका, मीन्स कार्य का पालन करने वाले। अगर इसका बुक इस डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें तो होता है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर, सीएम, मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट, ये सारे लोग एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी पॉलिसीज बने हुए हैं, जो भी एक्ट बने हुए हैं, उनको ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें लागू करते हैं, इसलिए इन्हें एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। लेकिन अगर हम लोग जेन्युइन डेफिनेशन को देखें समझने के लिए, तो आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट से लेकर प्यून तक सब लोग एग्जीक्यूटिव ही हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक टीचर, गवर्नमेंट टीचर, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लागू कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान, ये इसका एग्जाम्पल है। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और उन्हें स्कूल में ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप उसी तरह से डॉक्टर्स को देखिए, जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसीज होता है उन्हें वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हैं, पीएम हैं, सीएम हैं, जो भी हों, वो सबके सब एग्जीक्यूटिव ही हैं। वो सबके सब एग्जीक्यूटिव में आएंगे। एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्य को लागू करने वाले, पॉलिसीज को, एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले। अब देखिए कि आप पार्लियामेंट देखते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जितने भी एमपी हैं वो सब कुछ ना कुछ काम करते हैं पार्लियामेंट के बाहर। आपको नहीं पता चलता है, लेकिन वो सब लोग काम करते हैं पार्लियामेंट के बाहर। तो जब एमपी पार्लियामेंट से बाहर निकल कर आते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, और वही एमपी जब
पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो वो लेजिस्लेचर हो जाते हैं। तो देख रहे हैं ना आप, एक ही एमपी किस तरह से एक बार एग्जीक्यूटिव बन जा रहे हैं और एक बार में लेजिस्लेचर बन जा रहे हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं तो लेजिस्लेचर, और वही एमपी पार्लियामेंट के बाहर जा रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव बन जा रहे हैं। देखिए, समझिए इसको। होता क्या है कि जो एक्ट बनता है, वो जो पॉलिसी बनता है, वो पार्लियामेंट के बाहर ही उसका फॉर्मेट तैयार होता है। ये जितने भी एमपीज हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट में जा करके पॉलिसीज को, एक्ट का फॉर्मेट तैयार करते हैं, और फॉर्मेट तैयार करने के बाद वो फिर पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर आने के बाद जब वो डिस्कशन होता है उस पॉलिसीज के ऊपर, उस एक्ट के ऊपर, तो वो लेजिस्लेचर के रूप में जाने जाते हैं। तो देखें आप कि किस तरह से एक ही एमपी कभी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहा है, कभी लेजिस्लेचर के रूप में काम कर रहा है। अब आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव 2 टाइप्स के हैं। इनका 2 टाइप है, एक एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरा टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि कौन परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, कौन टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का क्या क्या राइट्स हैं, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव का क्या राइट्स हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं और टेम्पररी एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं। तो आप एग्जीक्यूटिव वर्ड को आप समझ गए हैं, गवर्नमेंट का एक ऑर्गन आप समझ गए हैं। अब दूसरे ऑर्गन पर हम आते हैं, लेजिस्लेचर के बीच। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, गवर्नमेंट के ऑर्गन को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर हमने गेस किया है कि इस वक्त स्टूडेंट तो समझ जाते हैं, पर 2-4 दिन के बाद वो फिर धीरे धीरे वो लोग स्कैप करने लगते हैं, इससे भूलने लगते हैं। तो मैं अब बार बार इनको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोग के साथ ऐसा ना हो। अभी आप पढ़ें कि एमपी पार्लियामेंट के अंदर होता है तो लेजिस्लेचर होता है, और बाहर होता है तो एग्जीक्यूटिव होता है। तो जब पार्लियामेंट के अंदर एमपी काम करते हैं तो वो लेजिस्लेचर होते हैं। जो बाहर से बन करके फॉर्मेट बन करके आया हुआ है, जिस एग्जीक्यूटिव ने बना करके उस फॉर्मेट को लाया है पार्लियामेंट के अंदर, उस पर डिस्कशन होता है, बहस होता है। तो वो डिस्कशन करने वाले लोग कौन हैं, वो किन के द्वारा किया जाता है, तो वो लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाता है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो एक्ट बना रहे हैं, उन्हें हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो पाएंगे कि ओरिजिनल पावर लेजिस्लेचर के पास ही है पॉलिसी या एक्ट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब एग्जीक्यूटिव पॉलिसी या एक्ट को बना करके पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के लिए रखते हैं तो ओवरऑल इन्हीं के पास वो पावर है कि उस पॉलिसी को ये लोग अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये चाहें तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं चाहें तो उसे उसी वक्त फौरन कैंसिल कर देते हैं, और फिर से ये एग्जीक्यूटिव उसको बना करके लाते हैं और फिर से डिस्कशन होता है। अगर इस बार लेजिस्लेचर उस पर सेटिस्फाइड है तो वो पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो इसी तरह से अगर लोकसभा में पास हो गया है तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से पास हो गया तो फिर एक ही बार वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट अगर उसे सिग्नेचर कर दिए तो फिर वो पॉलिसी या एक्ट के रूप में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो आप लेजिस्लेचर का भी काम देख लिए कि ये क्या काम करता है, एग्जीक्यूटिव को भी देख लिए। हुआ ये कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जो भी एग्जीक्यूटिव ने फॉर्मेट तैयार करके लाया उस पर डिस्कशन किए और फाइनल रूप दिए, उस पॉलिसी को बनाए। तो ओरिजिनल पॉलिसी मेकर लेजिस्लेचर को ही माना जाता है। गवर्नमेंट का तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी।
जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। इसका दो काम है। फर्स्ट काम कि जो लेजिस्लेचर पॉलिसी बना रहे हैं या एक्ट बना रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर लेजिस्लेचर ने एक्ट बनाया है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो वो उसको उसी वक्त कैंसिल कर देगा जुडिशरी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है तो फिर तो छोड़ देगा, अगर नहीं है तो उसको उसी वक्त जुडिशरी उस एक्ट को खारिज कर देगा। दूसरा काम है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव के ऊपर नज़र रखना। वो ये नज़र रखता है कि लेजिस्लेचर ने जो एक्ट बनाया है, पॉलिसी बनाया है, उसको एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं। मान लीजिए कि कोई एक्ट बन करके आया है तो गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव उसका एग्जीक्यूशन सही से कर पा रहा है या नहीं, ये देखना जुडिशरी का काम है। गवर्नमेंट की ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस की स्थिति में रहते हैं, एक दूसरे को चेक करते हैं और बैलेंस करते हैं। वो कैसे, जरा देखिए। प्रेसिडेंट वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, वो जज का अपॉइंटमेंट करते हैं। जज का अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए कि इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स हैं, तो हाई कोर्ट्स के अंदर वैसे जज जिनके 5 साल हो गए हैं या वैसा वकील जिनका 10 साल हो गया है हाई कोर्ट में, उनका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में किया जाता है। तो ओवरऑल प्रेसिडेंट जज का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगा रहा है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि जुडिशरी कैसे एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिव ने कोई पॉलिसी बनाया, कोई एक्ट बनाया और उसे लागू करने में फेल हो गया, तो जुडिशरी इनसे सवाल पूछता है। वो कैसे, वो देखिए। दशहरा का टाइम है, लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी स्टेट में या नेशन के अंदर बिगड़ जाता है तो जुडिशरी वहाँ के डीएम और एसपी को बुलाकर पूछ सकता है कि आप काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे थे, आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बिगड़ने दिए, क्यों नहीं लागू किए। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम कर रहा है। वो बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक जा सकता है, इवन वो मिनिस्टर से भी पूछ सकता है कि आप क्या कर रहे थे। जब वो मामला जब बड़ा हो जाएगा तो वो बॉटम से टॉप पर जाएगा, जुडिशरी वहां पर पूछेगी। तो देखिए कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक एंड बैलेंस किया और जुडिशरी किस तरह से एग्जीक्यूटिव को चेक एंड बैलेंस किया। अब आप देखेंगे कि लेजिस्लेचर किस तरह से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहा है, चेक एंड बैलेंस की स्थिति में ला रहा है। जैसे देखते हैं कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को किस तरह से चेक एंड बैलेंस करता है। तो जब एग्जीक्यूटिव फेल हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है, तो लेजिस्लेचर भी एग्जीक्यूटिव से पूछता है। पार्लियामेंट के अंदर एमपी भी मिनिस्टर से पूछते हैं कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ा हुआ है या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है, नेशन के अंदर महंगाई बढ़ा हुआ है। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को घेरता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक एंड बैलेंस कर रहा है। लेजिस्लेचर जुडिशरी को भी चेक एंड बैलेंस करता है। वो कैसे, तो देखिए, एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी को अपॉइंट किया, चेक एंड बैलेंस किया, जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव को चेक एंड बैलेंस किया। अब लेजिस्लेचर जुडिशरी को किस तरह से चेक एंड बैलेंस कर रहा है, तो जब जुडिशरी कोई जज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाकर के काम कर देते हैं तो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के अंदर एक प्रस्ताव लाता है और इनके खिलाफ एक्टिविटी चालू कर देता है महाभियोग के तौर पर। तो लेजिस्लेचर जज के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव ला करके जुडिशरी को भी चेक एंड बैलेंस का काम करता है, चेक एंड बैलेंस करता है।
अब देखिए जुडिशरी किस तरह से लेजिस्लेचर को चेक एंड बैलेंस कर रहा है। तो जब लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा करके कोई एक्ट या पॉलिसी बनाता है तब जुडिशरी उसे खारिज कर देता है, कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और ये पॉलिसी या एक्ट नहीं बन सकता है। तो जुडिशरी लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल किया, लेजिस्लेचर जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल किया, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को कंट्रोल किया, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को कंट्रोल किया। तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। तो ये गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन हुए जो आप अभी देखें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी का भी काम आप देख लिए, एग्जीक्यूटिव का देख लिए, लेजिस्लेचर का देख लिए। लेजिस्लेचर का काम होता है पॉलिसी या एक्ट को बनाना, इनका काम होता है उसी पॉलिसी को लागू करना, और इनका काम होता है कि ये देखना कि लेजिस्लेचर ने जो एक्ट बनाया था उसको एग्जीक्यूटिव ने लागू ठीक से किया है या नहीं, ये जुडिशरी का काम है देखना। तो ये तीनों ऑर्गन आप देख लिए हैं। इस बेसिस पर पावर शेयरिंग किया जाता है दुनिया भर के देशों में, और इंडिया भी इस फॉर्मेट को फॉलो करता है पावर शेयरिंग के लिए। आप देखेंगे कि ये लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव मिलकर के पूरे पावर को एंजॉय करते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों मिलकर के चेक एंड बैलेंस के रूप में पावर शेयर कर रहे हैं। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, इसमें भी पावर शेयरिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत पंचायत के रूप में। आप देखेंगे कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो अकेले ही पावर को एंजॉय करते हैं, पर कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो अपना पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर स्टेट को दे देता है और स्टेट पंचायत को कुछ पावर देते हैं। तो इस तरह भी पावर शेयरिंग किया जाता है। तो ये भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का। आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में, इनके जो पॉलिसीज हैं, एक्ट हैं, वो पूरे नेशन के ऊपर लागू होता है। तो अगर ये अकेले रहते तो ये सारे के सारे पावर खुद ही इंजॉय करते हैं और पूरे नेशन के ऊपर। तो कुछ इस तरह से प्रोविजंस बनाए गए कि इनके पावर कुछ स्टेट को भी दे दिए जाएं। तो कुछ मामलों में पॉलिसीज या एक्ट बनाने के लिए स्टेट को भी राइट्स मिले हुए हैं। जैसे सेंटर को मिला हुआ है फॉरेन मिनिस्ट्री का, फॉरेन पर पॉलिसी बनाएंगे, बैंकिंग के ऊपर बनाएंगे, या जो एटॉमिक एनर्जी है उसके ऊपर बनाएंगे, रेलवे के ऊपर बनाएंगे। तो कुछ इस तरह के सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स इस तरह के हैं जिस पर स्टेट पॉलिसी बनाएगी, जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर। तो इस तरह के इश्यूज के ऊपर स्टेट पॉलिसीज बनाते हैं। स्टेट भी कुछ पावर पंचायत को देता है। स्टेट अपना पावर पंचायत के साथ शेयर करता है और इनको भी कुछ पावर मिला हुआ है, जैसे सैनिटेशन, साफ सफाई वगैरह वगैरह, बहुत सारे इनको भी मिले हुए हैं राइट्स। यहाँ पर ये अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रल, स्टेट और पंचायत के बीच भी पावर शेयरिंग हो रहा है। आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको यूनियन गवर्नमेंट भी, किसी कंट्री में यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, किसी कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, ये तीनों एक ही नाम है। स्टेट गवर्नमेंट है तो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। हालांकि पहले इंडिया में भी कहा जाता था, पर आफ्टर इंडिपेंडेंट ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चलन खत्म हो गया और स्टेट गवर्नमेंट के रूप में हम लोग जानते हैं। पर कुछ कंट्रीज हैं जहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट नाम दिया गया है, जैसे बेल्जियम को भी आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। म्यूनसिपालिटीज और पंचायत पंचायत गवर्नमेंट है। तो इन तीनों के बीच पावर शेयरिंग आप देख सकते हैं। इसको हम लोग वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। जैसे सेंटर से स्टेट आ रहा है, स्टेट से म्यूनसिपालिटीज या पंचायत को आ रहा है,
तो ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। और इससे पहले वाला जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच देखे थे वो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग था। क्यों? क्योंकि वो सब इक्वल थे, बराबरी के हिस्सेदार थे। तो पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सेंट्रल और स्टेट और पंचायत है वो ऊपर से नीचे पावर शेयर हो रहा है। सोशल ग्रुप्स के बेसिस पर भी पावर शेयरिंग किया जाता है। ये भी पावर शेयरिंग का एक अनोखा सा तरीका है। रिलीजियस, आप देखे थे लेबनान के केस के अंदर कि वहाँ पर रिलीजियस बेसिस पर पावर शेयरिंग किया गया था। आप देखे थे कि वहाँ पर कुछ क्रिश्चियंस और कुछ मुस्लिम्स थे और उनके बीच पावर शेयर किया गया। कुछ पोस्ट था वो क्रिश्चियंस के लिए फिक्स था, कुछ पोस्ट इस्लाम के लिए फिक्स था। तो कुछ फिक्स्ड पैटर्न पर वहाँ पर रिलीजियस पावर शेयरिंग देखने के लिए मिला। लिंग्विस्टिक बेसिस पर आप देखिए, आप देखेंगे कि बेल्जियम के अंदर लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी पावर शेयरिंग हुआ है। वो कैसे? तो देखिए, वहाँ पर डच और फ्रेंच स्पीकिंग दो डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग 3 सोसाइटीज थे और उन्होंने पावर शेयरिंग किया है लैंग्वेज बेसिस पर। ये इंडिया में तो नहीं दिखता है, डायरेक्ट रूप से तो नहीं दिखता, पर इनडायरेक्ट रूप से आप देख सकते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर इंडिया में भी पावर शेयरिंग किया गया है। वो कैसे? तो तमिलनाडु और तेलंगाना, नहीं सॉरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों एक स्टेट हुआ करते थे, पर 1953 में वो 2 स्टेट बन गए। तेलुगु लैंग्वेज के बेसिस पर आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन किया गया 1953 में। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर आप पावर शेयरिंग देख रहे हैं। पहले एक स्टेट हो रहा था, अब 2 स्टेट है। उसके बाद धीरे धीरे और भी स्टेट में पावर शेयरिंग किया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज बेसिस पर। वो कैसे? देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही था, तो मराठी लैंग्वेज के लिए महाराष्ट्र हुआ और गुजराती लैंग्वेज के लिए गुजरात। तो यहाँ पर दो जगह पावर शेयरिंग देखने के लिए मिला। फिर पंजाब और हरियाणा के केस में भी आप देख सकते हैं, पंजाबी के लिए पंजाब और हिंदी के लिए हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ। तो इनडायरेक्ट रूप से आप देखेंगे कि लैंग्वेज बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर इंडिया में पावर शेयरिंग हुआ है, पर डायरेक्ट नहीं है। वीकर सेक्शन के बीच भी पावर शेयरिंग किया जाता है। वीकर सेक्शन मीन्स कमजोर सोसाइटी के लोग। तो भाई कमजोर सोसाइटी के लोग किन्हें मानेंगे? तो कमजोर सोसाइटी के लोग हम लोग उसे मानते हैं जिनका पॉलिसी या एक्ट मेकिंग में रिप्रेजेंटेशन कम है। तो वैसे कौन लोग हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी मेकिंग में कम है, एक्ट बनाने में कम है? तो आप जानते हैं कि ये सारे एक्ट पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर आप वुमेन्स को देखेंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम है मेल्स के मुकाबले। या फिर आप ये देखेंगे कि एससी एसटी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर कम है। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन को फुलफिल करने के लिए भी हम लोग कुछ सीट को रिजर्व कर देते हैं, सीट को रिजर्व करके पावर शेयरिंग करते हैं। आप देखते हैं कि कुछ सीट रिजर्व होता है, जैसे एमपी का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, तो आप देखेंगे कि वाराणसी सीट या किसी और स्टेट का कोई सीट रिजर्व है। किसके लिए? वुमेन्स के लिए। वहां से वुमेन से चुनाव लड़ेगी इस बार। या कोई एससी एसटी के लिए वो रिजर्व है। तो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी के थ्रू भी हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं। अगर रिजर्व है सीट तो वहाँ पर वुमेन्स चुनाव लड़ेंगी, या एससी एसटी के लिए रिजर्व है तो एससी एसटी लड़ेंगी। तो ये लोग अगर जीत कर आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर पॉलिसी बनाने में, एक्ट बनाने में अगर इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पावर शेयरिंग हो रहा है। तो वीकर सेक्शन सोसाइटी के लिए भी पावर शेयरिंग किया गया है और ये इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू भी पावर शेयरिंग आप देखने के लिए मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में 3 पॉलिटिकल पार्टी है, एक एबीसी, दूसरा डीईएफजी, तीसरा एक्सवाईजेड। लोकसभा का तीनों पार्टी ने चुनाव लड़ा, पर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिला गवर्नमेंट बनाने के लिए।
50+1 का मेजॉरिटी नहीं मिला, इसलिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन में परेशानी हो रहा है। अब बात यह है कि तीनों पार्टी हैं, तीनों का आइडियोलॉजी अलग था, अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ चुनाव लड़े, पर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिला, 50+1 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए लोकसभा के अंदर। तो क्या हुआ कि दो पार्टी मिल करके 50+1 का टारगेट पूरा कर दिया। तो दो आइडियोलॉजी एक साथ आए, XYZ का आइडियोलॉजी कुछ और था, ABCD का कुछ आइडियोलॉजी था। ये दोनों आइडियोलॉजी जब एक साथ आए तो पावर शेयरिंग हुआ। पावर शेयरिंग का सबसे पहले हम आपको बता दिए थे, शेयरिंग का मतलब होता है इकट्ठे आना। किस लिए भाई? तो पॉलिसी बनाने के लिए, एक्ट बनाने के लिए। तो जब ये दो आइडियोलॉजी वाले पॉलिटिकल पार्टी जब इकट्ठे आए तो इस तरह के गवर्नमेंट को हम लोग कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। जब एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टी मिल करके गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है तो इस फॉर्मेशन को हम लोग कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट। तो आप पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पर भी पावर शेयरिंग देख लिए हैं। प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू भी हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं। देखिए, एक नहीं सैकड़ों प्रेशर ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, जैसे ट्रेडर्स का प्रेशर ग्रुप, बिजनेसमैन का प्रेशर ग्रुप, फार्मर्स का प्रेशर ग्रुप, वर्कर्स का प्रेशर ग्रुप, डॉक्टर्स का प्रेशर ग्रुप, टीचर्स का प्रेशर ग्रुप। तो बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। तो बात है कि प्रेशर ग्रुप्स हैं कौन? तो प्रेशर ग्रुप्स वो हैं जो एक ही तरह के लोग जब मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाता है कि पॉलिसी कुछ इस तरह से गवर्नमेंट बनाए जिससे कि हमारे ग्रुप को फायदा हो, उसको हम लोग प्रेशर ग्रुप कहते हैं। जैसे ट्रेडर्स को ले लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाले ट्रेडर्स हैं। इनका मानना है कि जो हम लोग AC बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, उसमें हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं है बाकी कंट्रीज के टेक्नोलॉजी के मुकाबले। तो गवर्नमेंट कुछ इस तरह से पॉलिसीज बनाए जिससे कि हमारे प्रोडक्ट कंट्री के अंदर ज़्यादा बिके। तो गवर्नमेंट के ऊपर ये लोग ट्रेडर्स ग्रुप प्रेशर बना रहे हैं कि आप जो टैरिफ है ना, इंपोर्ट ड्यूटी, उसको बढ़ा दीजिए। जब आप AC के ऊपर या मोबाइल के ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे, आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे, तो वो ऑटोमेटिक बाहर वाले AC या मोबाइल या कुछ भी और गुड्स, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे कंट्री के अंदर। तो उनके मुकाबले इनका प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपटीशन में ये लोग आगे बढ़ जाएंगे और इनको कुछ फायदा हो जाएगा। उसी तरह से बिजनेसमैन है, वो भी अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाता है कि आप हमें भी कुछ इसी तरह के बेनिफिट के लिए कोई पॉलिसी बना दीजिए। उसी तरह से फार्मर्स का ग्रुप है, फार्मर्स का भी ग्रुप चाहता है कि कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट इस तरह से बनाए जिससे कि हमें जो फर्टिलाइज़र है वो सस्ते दामों पर मिले, या जो MSP है, मैक्सिमम रिटेल जो गवर्नमेंट देता है इसके ऊपर, फूड ग्रेन्स के ऊपर मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, उसको बढ़ा दिया जाए, जिससे क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उसी तरह से वर्कर्स ग्रुप है, ये चाहता है कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह से एक्ट बनाए कि सप्ताह में जो 6 दिन काम करना पड़ता है वो 4 ही दिन काम करना पड़े या 5 दिन करना पड़े। इससे क्या हुआ कि हमको थोड़ा सा आराम करने का मौका मिल जाएगा। और वो इसलिए दबाव बना रहे हैं क्योंकि UAE या अरब कंट्रीज में ऐसा कर दिया गया है, 4 दिन या 5 दिन का, 4 या 4.5 दिन का वहाँ सप्ताह में वर्किंग टाइम कर दिया गया है कि सप्ताह में आप 4 या 5 दिन काम करेंगे। तो उसको देखा देखी ये लोग भी मांग कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि आप भी सप्ताह में वर्किंग डे है उसको घटा दीजिए। उसी तरह से टीचर्स का है, डॉक्टर्स का है, तो ये लोग भी डिमांड कर रहे हैं अपना कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह से पॉलिसी बनाए जिससे कि हम लोगों को प्रॉफिट हो। तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहा है।
अगर फार्मर्स की जो मांग है उस गवर्नमेंट ने मान लिया तो हुआ ना पावर शेयरिंग। वर्कर्स के डिमांड को अगर गवर्नमेंट मान लेता है तो आप देखेंगे कि जो पॉलिसी बनाने में इनका जो पॉलिसी बना रहे थे वो वर्कर्स के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी पावर शेयरिंग हुआ। शेयरिंग का मतलब ही हुआ कि इकट्ठे आना, जिसमें पॉलिसीज बना सके सब साथ में मिल करके। तो वर्कर्स भी साथ मिल करके बना रहे हैं, फार्मर्स भी बना रहे हैं, ट्रेडर्स भी बना रहे हैं, बिजनेसमैन भी बना रहे हैं। तो ये कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना करके पावर शेयरिंग करते हैं। तो प्रेशर ग्रुप के थ्रू भी पावर शेयरिंग किया जाता है। मूवमेंट के थ्रू भी पावर शेयरिंग किया जाता है। एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे इस मूवमेंट वाले पावर शेयरिंग के लिए, जिससे आपको सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। 2011, 12, 13 का समय होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उस वक्त एक मूवमेंट चला था अन्ना हजारे का। ये पूरे नेशन के अंदर मूवमेंट चला, बहुत लोग पार्टिसिपेट किए इसमें और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए। प्रेशर ये था कि गवर्नमेंट कुछ इस तरह के एक्ट बनाए जिससे करप्शन घट जाए या करप्शन कम हो या करप्शन बंद ही हो जाए। करप्शन बढ़ा हुआ था उस वक्त, तो अन्ना हजारे एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिए लोकपाल बिल के लिए। गवर्नमेंट के ऊपर पूरा प्रेशर बढ़ा कि आप लोकपाल बिल को पास कीजिए, लोकपाल बिल बनाइए। तो अंततः लोकपाल बिल बना। तो हुआ क्या कि मूवमेंट के थ्रू भी गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया गया, तो गवर्नमेंट ने पावर शेयर किया। तो आप देख सकते हैं कि मूवमेंट के थ्रू भी पावर शेयर किया जाता है। आई होप पावर शेयरिंग आपका कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पावर शेयरिंग का जितना क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में हो या लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, वो सारे आंसर कवर किए जाएंगे। आपको बताया जाएंगे कि किस तरह से हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। इसको याद नहीं करना है जैसे बाकी स्टूडेंट करते हैं, उस तरह से आपको नहीं करना है। कुछ इस तरह के ट्रिक होंगे, कुछ कीवर्ड्स होंगे, कुछ इस तरह के फ्लो चार्ट होंगे जिससे कि आप आंसर को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। और हमने देखा है कि उस फॉर्मेट को फॉलो करके स्टूडेंट ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, और आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। थैंक यू।